और इसी बात का उदाहरण इनकी जब आप गज़ल पढ़ेंगे तो बहुत से गज़ल के शेर इस तरह बोलते हुए मिलेंगे कि आज के समाज नंगा करते हैं। इन्होंने जो गज़ल लिखी, एक हिस्से में चांद रखा। जरा सोचिए कि एक हिस्से में ही चांद को पुस्तक का नाम शीतलता है, एक हिस्से में शीतलता है और जरूरी है आज के दौर में रखना, क्योंकि दूसरे हिस्से में जो उग्रता है, जो अग्नि है, जो सूर्य की धधकती लौ है, उसको शांत करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक हिस्से में चांद। यह इनकी तीसरी पुस्तक। आप पत्रकार भी रहे, बहुत दिन तक पत्रकारिता की, और पत्रकारिता करते हुए आपने छुटपुट रचनाओं का सृजन भी किया। लेकिन अमूमन रचनाकार जब छुटपुट रचनाओं का सृजन करते हैं, किसी पत्रिका में छप जाती है तो भूल जाता है। इन्होंने उसे सजो कर रखा और झरते पलाश के नाम से एक लोकगीत का संकलन समाज को, उन कुरीतियों को उसमें उकेरा जो उस जमाने में इनको दिखी, और बोलती हुई रचना, हिंदी की वह रचना, दूसरी किताब इनकी आई, एक लड़की बचा कर रखी। अभी एक आपने गज़ल भी हमारी समझ से वही और बड़ी उम्दा गज़ल रही। और इस किताब को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने छपवाई थी, आपने अपने पैसे से नहीं छपवाई। ये बहुत फख्र की बात है, और एक रचनाकार के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है तो उसकी लिखी हुई किताब को राज्य सरकार या कोई संस्था पुरस्कृत करे, छपा। और आज हमारे बीच में इनकी नई पुस्तक एक हिस्से में चांद, एक हिस्से में चांद रखा है, जिसकी अब देखिए जहाँ पर इस उर्दू की किताब का विमोचन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए जो आज हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो हिंदी की प्रकांड विद्वान है। उर्दू से अछूती तो नहीं कहेंगे, लेकिन उर्दू से उतरे करीब भी नहीं। हमारी विशिष्टता थी प्रोफेसर सविता श्रीवास्तव जी, हिंदी की विशेषज्ञ, लेकिन इस पुस्तक को आप लोगों ने पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद आज उस पर अपनी विचार रखेंगे, ये हमारी तहजीब है। क्योंकि उर्दू भाषा नहीं, तहजीब है, जो आज यहाँ जीता जागता एक लोगों के दिल में अपना स्थान बनाएगा, जगह जगह जाएगा कि वास्तव में तहजीब होती क्या है। यहाँ पर लोक रंजन प्रकाशक के हमारे रंजन पांडे जी हैं, उर्दू से आपका भी बहुत बात करीबी रिश्ता नहीं है। साथ में लोकेश जी तो खैर उर्दू जानते हैं, लिखते हैं और गज़लें भी अच्छे। और इस मंच पर उमेश जी हैं, हिंदी के प्रकांड विद्वान ही नहीं, किसी अखबार के संपादक भी हैं, और ऐसे संपादक के हाथ से इस किताब के लिए संचालन करना, ये हम लोगों के लिए जरूरी है। और इन सब के बीच में उस्ताद साहब अनवार अब्बास का होना, इस दवा में एक जीता जागता वो दीप प्रज्वलित करते हैं कि देखिए अदब होता क्या है। इन्होंने इस मंच पर कोई पदभार नहीं, हम लोगों के अनुरोध पर ये बैठे, उस अदब की दुनिया से आए हुए उस नायाब तोहफा को अगर हम लोग मंच पर ले आए कि हम सभी का सौभाग्य है। किताब के विषय में
मैं एक दो शेर उनकी कि गिरे गम में तू अगर शामिल नहीं है, गिरे गम में अगर तू शामिल नहीं है, किसी सूरत सुकूने दिल नहीं। एक छोटी उम्र में इतनी लंबी सोच, इतनी गहराई से किसी बात को कहना बहुत कुछ। और इन्हीं गहराइयों पर आपसे चर्चा करेंगे मंचस्थ शेष लोग। प्रख्यात प्रश्नकार विदुषी डॉक्टर कल्पना वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय लोकेश शुक्ल जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सविता श्रीवास्तव जी, अनवर अब्बास साहब जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके बारे में कुछ कहना तो साक्षात सूर्य को दीपक दिखाना ही है, उनके बारे में क्या बोला जाए। शहर समता के संपादक उमेश भैया और संगीता श्रीवास्तव जी मंच पर विराजमान है, और यहाँ उपस्थित इस गांधी सभागार में जितने मनीषी हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम जो है ये कई अर्थों में खास है। एक गजल संग्रह का लोकार्पण हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, खास क्यों है? अब देखा जाए तो गजल क्या है? मेरे हिसाब से इंसानी जज्बातों को शब्दों में व्यक्त करने का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है गजल। और आज नहीं, अमीर खुसरो के जमाने से जो गजल शुरू हुई, अरबी, फारसी, उर्दू होते हुए आज ये वक्त है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज गजल जो है वो मैंने सुना है कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जा रही है, उड़िया, बंगला आदि में भी गजलें लिखी जा रही है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है साहित्य के। इस लिहाज से आज का प्रोग्राम, आज का जो कार्यक्रम बहुत खास है। और दूसरी वजह, जो आज का इस गजल संग्रह, इस पुस्तक विमोचन की जो रचनाकार है संगीता श्रीवास्तव जी, अभी मैं इनके बारे में, इनकी पुस्तक के पीछे पढ़ रहा था तो मैं अवाक रह गया। इतनी ज्यादा प्रतिभा जो लिखा है कि आपने 3 विषयों में एमए किया है, आपने संगीत की भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है, और जैसा डॉक्टर चित्रांश ने बताया कि पत्रकारिता में भी आपने दैनिक भास्कर समूह, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि का, उसमें आपने काम किया है। आकाशवाणी से आप जुड़ी रही है, युवाणी में आपने कंपेयरिंग का काम किया है, और तो और एक टीवी में चैनल में न्यूज़ एंकर का भी आपने काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी मल्टी टैलेंटेड प्रतिभा आज सामने है हमारे, और हम सभी आज इस उनके जो गजल संग्रह है उसके विमोचन के लिए उपस्थित हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ इस पुस्तक के बारे में, जिसका शीर्षक बहुत ही प्रभावित कर रहा है। एक हिस्से में चांद को रखा। अमूमन जो एक बहुत ही सरल पाठक होता है, वो अगर किसी पुस्तक मेले में गया जहां पर ढेर सारी किताबें बिक रही हैं, तो पुस्तक का कलेवर देखता है, पुस्तक का शीर्षक देखता है, उसको कुछ पता नहीं कि अंदर क्या होगा। और इस मायने में ये पुस्तक बेजोड़ कही जा सकती है। आप सबने देखा कि पुस्तक का जो कलेवर है, जो आवरण पृष्ठ है, वो बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही शानदार है। और बात करें शीर्षक की, तो बस एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, आज डॉक्टर है कानपुर में, पढ़ने का बहुत शौकीन है। उसे कुछ पता नहीं, उसे रोज पढ़ना है। क्लिनिक से आता है, रात में 45 मिनट लगभग जरूर पढ़ता है। पुस्तक मेले से ढेर सारी किताबें खरीदता है। वो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती को उसी शिद्दत के साथ पढ़ता है जैसे वेद प्रकाश शर्मा की वर्दी वाला गुंडा पढ़ता है, और उसी शिद्दत के साथ में वो जो है बशीर बद्र साहब की मुसाफिर भी पढ़ता है। उसे सिर्फ पढ़ना है। वो कहता है कि जब मैं पुस्तक मेले में जाता हूँ तो मैं ढेर सारी किताबें खरीदता हूँ। कुछ किताबें तो बहुत प्रसिद्ध होती हैं, साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत है, काफी नाम होता है, वो मैं खरीदता हूँ। इसके अलावा मैं वो किताबें खरीदता हूँ जिसके शीर्षक में चांद होता है। मैंने कहा भाई ये क्या बात है? तो उसने कहा कि मैंने आज तक जितनी किताबें पढ़ी हैं जिसका शीर्षक में चांद है, वो किताबें पक्का बहुत बढ़िया होती हैं।
तो उस लिहाज से हम लोग मान लेते हैं कि ये किताब बिना पढ़ी गई जा सकती है। शीर्षक में चांद है तो चांद तो भाई बहुत ही अच्छी किताब होगी, और बहुत थोड़ा सा मैं इसको पढ़ पाया हूँ इस किताब को। और सबसे बड़ा शीर्षक में जो एक गूढ़ रहस्य है कि एक हिस्से में चांद को रखा, जैसा डॉक्टर चित्रांशी जी ने बताया। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं चांद का जो दूसरा हिस्सा है, अब इसमें देखिए रचनाकारा की जो एक आशावादी सोच है वो देखिए कि दूसरे हिस्से में हम लोग सोचते हैं कि भाई चांद का दूसरा पक्ष स्याह पक्ष है, अंधेरा है, लेकिन नहीं, इन्होंने उसको जोड़ा कि दूसरे हिस्से में तो सूरज है। और सूरज, अगर हमें जिंदगी में चांद की शीतलता को अनुभव करना है तो सूरज का ताप भी हमें झेलना पड़ेगा। और इन्होंने एक बड़े अच्छी शेर लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ इसी का, मैंने नोट किया है कि एक हिस्से में चांद को रखा, एक हिस्सा बना लिया सूरज। माने अंधेरे की कोई जगह नहीं है जिंदगी में, ये आशावादी सोच है। कुछ और इन्होंने लिखा है, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बोलना तो बहुत चाहता हूँ, ये किताब पूरी यहाँ पढ़ने लायक है, पूरी की पूरी कोई पढ़े तो। देखिए, नहीं बस 2 मिनट में आप खत्म कर रहा हूँ, पढ़ने का समय नहीं, बस 2 मिनट में ले रहा हूँ। आजकल क्या है कि हम लोग जीवन की आवाजाही में जूझ रहे हैं, समय लोगों के पास नहीं है, आप किसी से बोले भैया वक्त नहीं है हमारे पास में। जो भी एक गांव का जो भी मिस्त्री है, उसने अपने बेटे को बनाया, उसे सिखाया, उसे मान लीजिए कि राजमिस्त्री बनाया, बेटे को नहीं समझ में आया, वो रहा कुछ दिन तक, उसके बाद उसको वक्त इतनी ऐसी हवा लगी कि वो भाग गया नोएडा और फरीदाबाद में जाके एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। अपना जो पुश्तैनी पेशा, जो उसका हुनर था वो भूल गया, सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठा हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो लिखा है, और दूरियां रिश्तों को भी दूर करती हैं। इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, वक्त के पीछे भागना क्यों है, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। और सुनिए, जिसकी खातिर सजाए हैं सपने, वक्त मिलता नहीं उसी के लिए। और आजकल की दुनिया में जो हमारी स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, पूरे समय सोशल मीडिया मोबाइल पे लगे रहते हैं। और किसी विद्वान ने बहुत पहले कहा था, सन 2000 के आसपास, कि इंटरनेट इज द ग्रेटेस्ट टाइम वेस्टिंग टेक्निक। उसी को इन्होंने लिखा है, उड़ाने भरने से फुर्सत न होती थी उसे पहले, उड़ाने भरने से फुर्सत न होती थी उसे पहले, मगर अब नेट के माया जाल में उलझी जवानी है। बहुत ही मतलब बढ़िया लिखा है इन्होंने। और एक लास्ट मैं आपको पढ़ देता हूँ कि जिंदगी में सारे रिश्ते हम भूल जाए, एक दोस्ती का रिश्ता अनमोल रिश्ता होता है। जब कभी आप बहुत दुखी होते हैं तो आपको रिश्ते नाते भूल करके आपको याद आते हैं दोस्त। तो वही दोस्ती की 2 लाइन करके मैं खत्म कर रहा हूँ। कई दिन से नहीं रोए, कई दिन से नहीं रोए, किसी से गम नहीं बांटा, भला सा दोस्त मिल जाए, मचल कर बात करनी है। तो अंत में एक बार फिर से आपका मैं इस गजल संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। बाद में वो छत्तीसगढ़ रायपुर चली गई, वहाँ भी यहाँ की पताका फहरा रही है, बिखेर रही है, वो यहीं की उपज है। और काफ़ी पहले से आकाशवाणी से भी जुड़ी रही, अपनी कसौटी वहाँ भी सिद्ध की और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो बहुमुखी प्रतिभा की ये धनी है, समय समय पर अपनी काव्य कल्पना से संबंधित साहित्यिक क्षमता को प्रदर्शित करने की आप में पूर्ण क्षमता और सिद्धहस्तता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता और समय का भी संकोच है, कहना कम समझना ज़्यादा। बस एक माहौल बोझिल ना हो, एक शेर संगीता को नज़र करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। इंतहाज इश्क की कर दी, इंतहाज इश्क की कर दी, आपके नाम जिंदगी
आमतौर पर होता यही है कि जब कोई नई तकलीफ वजूद में आती है और जारी होती है तो हम लोग मुबारकबाद और दुआएं देते हैं, मगर इत्तेफाक ये है कि इस इजरा के मौके पर उसी किताब के बारे में बोलना भी है अभी ये सरसरी चीज़ें जो नज़र से गुजरी हैं उनकी निशानदेही करते हुए बहुत जल्द बात को ख़त्म करूँगा। इस किताब के नाम ने सबको मुतासिर किया अपनी खूबसूरती की वजह से, और उस पर पहली नज़र मेरी भी पड़ी। ये हकीकत है कि हर चीज़ की एक जगह होती है और वो अपनी जगह और अपने दायरे में ही खूबसूरत होती है। जब वो दायरा टूटता है तो हुस्न पर असर पड़ता है। ज़रा देर के लिए आप सोचें इस बात को तो आपको पता चलेगा कि ये नाम कितना खूबसूरत है। ज़रा देर के लिए ये तसव्वुर करें कि सारे हिस्से में चाँद हो। अगर सारे हिस्से में चाँद होगा तो चाँद की खूबसूरती सिमट जाएगी। चाँद की खूबसूरती यही है कि वो अंधेरे को चीरते हुए अपने रोशनी के दायरे में है, और अपने दायरे में रहना ही इसका कमाल है। आज की दुनिया का अलमिया ट्रेजेडी ये है कि आज दायरे तोड़े जा रहे हैं। और ये किताब उसी टूटते हुए दायरे की तरफ भी इशारा करती है कि अपने खाने में रहना, अपने दायरे में रहना, यही तहजीब है और यही शराफत है। संगीता को कोई 5-7 बरस से मैं जानता हूँ। जहाँ से इनको मैंने सुना था और जहाँ आज पढ़ रहा हूँ, उस मुद्दत में इन्होंने बहुत तरक्की की है और बहुत बदलाव आए। आज जब औरतों के सशक्तिकरण की बात हो रही है तो सबसे बड़ी शक्ति औरत की ये होती है कि उसे बोलने दिया जाए, और संगीता जो है वो एक बोलती हुई औरत, ये खास बात है। गज़ल की नरमी और नाजुकी का मैं यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, इससे कि वो तो गज़ल की रूह है। और गज़ल इतनी पुरकशिश चीज़ है कि गज़ल को हिंदी दुनिया ने अपनाया, बल्कि बदला गीत से, हिंदी से गीत लिया और हिंदी को बदल दी। ये लेन देन हमारी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और यही आपसी लेन देन जो है, जो ये ज़बानों के दरमियान रिश्ता है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी इस कदर ज़बानें हैं। जितनी ज़बानें हिंदुस्तान में वजूद रखती हैं और जितनी ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, शायद दुनिया के किसी कोने में बोली जाए। मेरी मालूमात में ऐसा नहीं। और यहाँ बोली जाने वाली हर ज़बान उसका ताल्लुक बोलने वाले से होता है। ज़बानों का ताल्लुक जात, बिरादरी, धर्म, मजहब से नहीं होता। ज़बान बोलने वालों की होती है। और हिंदुस्तान की हर ज़बान का आखिरी तारुफ ये होता है कि वो हिंदुस्तान की ज़बान है। तो उर्दू हो या हिंदी, उसका इम्तियाज़ हो तो इफ्तिखार इसी में है कि वो हिंदुस्तान की ज़बान है और सारी दुनिया में बोली जाए। संगीता की एक खासियत ये है कि ये बड़े छोटे छोटे मौज़ूआत को भी, जिसे आमतौर पर लिखने वाले अनदेखा कर जाते हैं, उसको भी लिखते हैं। और ये बहुत गैर जानिबदार होकर के लिखती हैं। एहतजाज करने की इनके अंदर हिम्मत है। और इनके यहाँ की शायरी में प्रोटेस्ट पोइट्री का एक अच्छा खासा हिस्सा है। प्रोटेस्ट पोइट्री वही लोग कर पाते हैं जो खुद अंदर से मजबूत होते हैं। जब एक शायरा, एक औरत इतनी मजबूत हो जाए तो हम ये जान सकते हैं कि हिंदुस्तान आज किस मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी बातें हैं, मगर ये कि मैं इस पर बहुत सी बातें दर्ज करता हुआ बस सरसरी कुछ बातें के कलाम की कुछ निशानदेही कर दूँ कि जिससे आप इस किताब को पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाएं। बस उतने ही मैं किए दे रहा हूँ। एक गज़ल इनकी है और ये गज़ल ज़मीन पर अक्सर असातिज़ा ने शेर कहे, कानून शेर कहे। जगह ये लिखती हैं कि जिस्म कच्चा मकान है प्यारे, जिस्म कच्चा मकान है प्यारे, अरे इस पर नाहक गुमान है प्यारे, इस पर नाहक गुमान है प्यारे। ये इसकी जो संजीदगी है वो मुलाहिजा करने लायक है। और फिर एक तरफ एक मसले की तरफ ये इशारा उसी बदल में करती है कि कर्ज ने खा लिया है घर उसका। ये पूरे हिंदुस्तान का दर्द इसमें समझता है एक तबके का कि कर्ज ने खा लिया है घर उसका, अब सड़क पर किसान है प्यारे। कर्ज ने खा लिया है घर उसका, अब सड़क पर किसान है प्यारे। अब इसे ये एहतजाज जो है, ये हकीकत की तरफ जो इशारा किया जा रहा है, ये तफरीकार की बहादुरी को बताता है और उसकी उस आज़ादी की तरफ इशारा करता है कि जो उसको हर एतबार से, आइन से भी और कुदरत से भी। और एक मसला हो, सड़क की भीड़ भाड़ की बहुत सारी वजह होती है। कुछ वजह जो होती हैं जिनकी निशानदेही कर दी जाती है, कुछ अनदेखी रह जाती है। जिन मसलों की निशानदेही की जाती है उन मसलों की बुनियाद में सियासत ज़्यादा होती है और समाजियत कम। इस शेर में सियासत की तरफ भी इशारा किया है और समाज के मसले को भी इस बच्ची ने जाहिर किया है। कहती है कि दूर तक जाम क्यों हुए रास्ते, दूर तक जाम क्यों हुए रास्ते, कौन सा नहान है प्यारे। तो ये इल्ज़ाम जो छोटे छोटे से आ जाते हैं कि ये जाम है इस वजह से है, ये बंदिश है इस वजह से, ये अड़चन है इस वजह से है। अड़चन की और बहुत सी वजह होती है।
इसको एक रचनाकार ने कहा, ये बारीक करना। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें इनके यहाँ मिलती हैं। मैं सारी तरफ मुतवज्जे नहीं करूँगा। एक और लतीफ़ बात इनकी है कि ये ज़बान से जुड़ती है, लेकिन ज़बान इनकी आज़ादी को तंग नहीं कर पाती। ये देवनागरी में उर्दू की शायरी शाये करती है, ये भी दादाना रवि है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इससे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि रस्मुल ख़त ज़बान नहीं है। रस्मुल ख़त ज़बान के असासे को महफूज करने का माविन तरीन रास्ता है। लिपि भाषा नहीं है, भाषा भाषा है। भाषा बगैर लिपि के हो सकती है, लेकिन लिपि बगैर भाषा के नहीं। तो इनके यहाँ ये उर्दू शायरी में एक खास बात ये भी नज़र आई कि ये हिंदी के लफ्ज़ को भी बड़ी बरजस्तगी के साथ बरतती हैं और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी शेर में दाखिल करती हैं। ये तरीक़ा जो है इनका अंदेशी की तरफ इशारा करता है कि आज जब नई नस्ल एक मिली जुली ज़बान बोल रही है, तो उसके लिए, उसकी अदबी दिलचस्पी के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि वो उस ज़बान में भी साहित्य और अदब को देख सके जो ज़बान को बोलता है। तो इसमें उस नई नस्ल के लिए भी ज़बान मौजूद है जिस ज़बान से ये नई पीढ़ी के जुड़ाव का एक रास्ता। बस इन्हीं बातों के साथ मैं बातों को समेटता हूँ। कभी मौका हुआ तो उसमें तफसील से बात की जाएगी और इनकी बड़ी हौसला अफजाई की जाएगी। ये अपने रास्ते बनाएंगी और इनकी तकलीफ जो है दुनिया में बढ़ा पाएगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इनको एक बार फिर बहुत संगीता जी से आज मेरी पहली मुलाकात है और गज़ल संग्रह से 2 दिन पहले मुलाकात हुई। एक हिस्से में चांद को रखा पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा कि मैं उन्हें बहुत दिन से जानती हूँ। पहली मुलाकात नहीं है, अनुभवों और संवेदनाओं के स्तर पर हमारा साझा रिश्ता है। जो बात एक कवि कहता है, चाहे वो किसी भी विधा में कहे, लेखक बन के कहे, आलोचक बन के कहे, वो कहेगा वही जो संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। तो अपने गज़लों में संगीता जी ने जो कुछ भी कहा मुझे बहुत अपना लगा और यहाँ आके जब सबसे मिली तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुशायरे में जाने का मेरा ये पहला अनुभव रहेगा। मैंने सामने से कभी ऐसा फेस नहीं किया है, तो आज मैं पहली बार इससे मिलूँगी। कवि सम्मेलन तो बहुत गई, तो आपसे मिलकर के सबसे बड़ी खुशी है कि नया सीखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की पढ़ते समय, लेखक की ईमानदारी की हम बात करते हैं, तो मुझे लेखक की ईमानदारी हर जगह दिखाई दी। जब वो अपनी बात करती हैं तो इसको आप सुनिएगा कि बड़ी ईमानदारी से कहती हैं कि उर्दू में जब एक लड़की बचा के रखी है शाया हुई, तो बहुतेरों का सुझाव था कि हिंदी में भी लाया जाए। सो इस संग्रह में उर्दू संस्करण की गज़लों के साथ ही आपके लिए कुछ नई गज़लें शामिल की हैं। अब ये गज़ल संग्रह आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपको तय करना है ये कितनी सफल रही। तो ये लेखक की ईमानदारी है। चाहती तो ना बताती कि पिछले से भी कुछ लिया है, नया जोड़ा है, ये चीज़ें कम मिलती हैं जरा, और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आज आशीर्वाद भी देती हूँ, साधुवाद भी देती हूँ ईमानदारी के लिए भी, और लेखन तो निस्संदेह उच्च कोटि का है। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की कि जो जैसे हम लोग विषय सूची बनाते हैं, फहरिस्त बनाते हैं, तो आपकी पूरी फहरिस्त आप पढ़ डालिए, वो अपने आप में गज़ल है। एक एक लाइन जो डाल दी है बिना किसी शीर्षक के, वो अपने आप में कुछ न कुछ कह जा रहे हैं, तो उसको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आया। फिर उसके बाद 2-3 चीज़ें जो सबने कही हैं वो मुझे भी, तो अभी मैं यही बात कह रही थी अरवार से कि जो खास बातें होती हैं आप वहीं ठहर जाती है हर पाठक की। तो मेरी भी आँख वहीं ठहरी, अरवार जी की वहीं ठहरी और रंजन जी की भी वहीं ठहरी, वक्त की बात पे।
जो हम सब हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन आस्था के चलते हम उनके शब्दों को अपनी पसंद से बदलते रहते हैं। तो गज़ल में जब वो बात दिखी, शेरों में वही बात दिखी, शेरों में, तो मुझे लगा कि कहने का अंदाज बदल जाता है, बातें वही रहती हैं। जैसे चांद तक आदमी जो पहुंचा है, वक्त अच्छा है सभी के लिए।